16 दिसंबर 1971 भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को अपनी बंदूक डाल के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। आज के इस वीडियो में हम कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान में बैठी केंद्र की सरकार और सेना पूर्व पाकिस्तान पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां थोप रही थी, अपने ही देश के लोगों पर जुल्म कर रही थी, क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से पूर्व पाकिस्तानी लोग काले, नाटे, गंदे, भद्दे और यूजलेस थे, जो ना रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे ना डेवलपमेंट। लेकिन 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पूर्व पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते, तो पश्चिम पाकिस्तान के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी आर्मी की मदद से मुजीबुर रहमान को पूर्व पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोका और वो पूरे पाकिस्तान के लीडर ना बने इसकी हर संभव कोशिश की। पूर्व पाकिस्तान की किसी भी आदमी के हाथ लीडरशिप चली जाए ये पश्चिम पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। पश्चिम पाकिस्तान की धोखेबाजी को देखते हुए 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्व पाकिस्तान में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान पूर्व पाकिस्तान को एक अलग आज़ाद राष्ट्र यानी कि बांग्लादेश बनाने की घोषणा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया और पश्चिम पाकिस्तान ले गए। पूर्व पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी का जब विरोध करना शुरू किया, तब पाकिस्तानी सरकार और सेना ने पूर्व पाकिस्तान में नरसंहार शुरू किया। पाकिस्तान की सेना ने पूर्व पाकिस्तान के 3 लाख लोगों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि पूर्व पाकिस्तान के 2 लाख महिलाओं का बलात्कार भी किया। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे। करीब 10 लाख लोग शरणार्थी बनकर पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे आसाम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार इन भारतीय राज्यों में पहुंच गए, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में शांति भंग होने लगी। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा गांधी पर इस बात का दबाव पड़ रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाले और जरूरी कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के साथ हुई मीटिंग में ये साफ किया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो मजबूरन भारत को पाकिस्तान पर सैनिकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूर्व पाकिस्तान की समस्या को पाकिस्तान अपना अंदरूनी मामला बता रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये साफ कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि उस वजह से भारत के कई राज्यों में शांति भंग हो रही है। इस मसले को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल 1971 को भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। भारत के तत्कालीन स्थल सेना अध्यक्ष सैम मैनेकशॉ ने अप्रैल में पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए 2 कारणों से मना किया। एक, बारिश का मौसम सर पर था और पूर्व पाकिस्तान की नदियां बारिश के मौसम में समंदर बन जाती है। अगर अभी युद्ध किया तो बारिश में पूर्व पाकिस्तान में सेना फंस सकती है। और दूसरा, अप्रैल में भारत चीन बॉर्डर भी पूरी तरह से सूखी पड़ती थी, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हो सकता है कि चाइना भारत के ऊपर हमला कर दे, और ऐसा होता है तो भारत को अलग अलग 3 फ्रंट पर युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत नवंबर में पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत चीन की बॉर्डर पर बर्फ जमी होगी और चाइना भारत के ऊपर हमला करने की रिस्क नहीं लेगा। और इस असमर्थता के लिए सैम मैनेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस्तीफा भी सौंप दिया, जिसे इंदिरा गांधी ने अस्वीकार कर दिया और नवंबर तक युद्ध न करने के लिए मान गई। लेकिन अप्रैल में ही इंडियन आर्मी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही साथ पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे मुक्ति वाहिनी सेना के लोगों को भारत की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग भी देने लगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी करा रही थी और दुनिया भर में भारत के पक्ष में समर्थन भी जुटा रही थी, जिससे बौखलाई पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दम पर भारत को उकसाना शुरू किया। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के नरम रवैये को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत यूनियन के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के सुरक्षा का भरोसा दिया। नवंबर 1971 के आते आते भारत पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो चुका था, बस तलाश थी तो एक मौके की जो खुद पाकिस्तान ने भारत को दिया।
क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान को भनक लग चुकी थी कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने इजराइल ने 6 डे वॉर में अरब देशों के खिलाफ यूज किए तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, यानी अचानक हमला करो और सामने वाले के एयरफोर्स को तबाह करो। 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को तबाह करने के लिए भारत की वायु सीमा में घुस गई और उन्होंने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करने की गलती कर दी। हमले की खबर मिलते ही इंदिरा गांधी सीधे मैपरूम पहुंची, जहां उन्हें हालात का ब्यौरा दिया गया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। सेना की अफसरों से बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और फिर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें पूरे हालात की जानकारी दी। आधी रात हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। इसी के साथ शुरू हो गई भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी की इस घोषणा का मतलब था बांग्लादेश अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध में जीत से पहले ही ये फैसला इसीलिए लिया क्योंकि युद्ध विराम की स्थिति में बांग्लादेश का मामला यूनाइटेड नेशन में लटक न जाए। 3 दिसंबर के हमले के जवाब में भारत ने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। पूर्व पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने 3000 बम बरसाए तो पश्चिम पाकिस्तान में भी अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। 5 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का एकमात्र नेवल बेस कराची पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी जहाज़ों पर भी इंडियन नेवी ने हमला किया, जिसे पाकिस्तानी नेवी झेल नहीं पाई। इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ने पाकिस्तान नेवी के 12 ऑयल टैंक, 2 शिप और डिस्ट्रॉयर्स को तबाह करने के साथ साथ उस सबमरीन को भी डुबो दिया जो पाकिस्तानी नेवी की शान हुआ करती थी, यानी कि गाजी। 14 नवंबर 1971 को पाकिस्तान से सबमरीन गाजी कैप्टन जखीर मोहम्मद की कमांड में 10 ऑफिसर्स और 82 सेलर्स को साथ लेके इस मिशन के साथ कराची से बंगाल की खाड़ी की ओर निकली कि उसे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबो के बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत की समुद्र सीमा में माइंस बिछाना है। इंडियन इंटेलिजेंस को ये बात पहले से पता थी कि पाकिस्तान से गाजी विक्रांत को डुबोने के लिए निकली है। इसीलिए इंडियन नेवी ने इंडियन इंटेलिजेंस की मदद से हर बार विक्रांत की गलत लोकेशन पाकिस्तान को भेजी। इसका नतीजा ये हुआ कि 23 नवंबर 1971 को जब गाजी विक्रांत को ढूंढते हुए मद्रास पहुंची तो वो वहाँ पे पूरे 10 दिन लेट थी। विक्रांत 10 दिन पहले ही वहाँ से जा चुका था। 4 दिसंबर 1971 को गाजी विक्रांत को ढूंढते ढूंढते विशाखापट्टनम पहुंची तो वहाँ पे इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स INS राजपूत ने गाजी को डुबो दिया। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को मसलते हुए ढाका की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया, जिसको सपोर्ट करने के लिए और भारत को घेरने के लिए ब्रिटेन ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल अरब सागर की ओर रवाना कर दिया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ हुए करार के तहत उनसे मदद मांगी। सोवियत यूनियन ने तुरंत ही अपने समुद्री बेड़े को क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन के साथ यमन में अपने एयरबेस पे खड़ी अपनी एयरफोर्स को भी भारत की मदद के लिए भेज दिया और ये घोषणा की कि भारत पर हमला यानी सोवियत यूनियन पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। इस तरह विश्व के 2 महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल हो चुकी थी। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर सबमरीन की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर थी, इसीलिए सोवियत यूनियन ने अपने सबमरीन को समुद्र की सतह पर ला दिया, क्योंकि अमेरिकन सैटेलाइट्स और स्पाई विमान न सिर्फ उन्हें नोटिस करे बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप्स भारत की समुद्र सीमा में घुसने की हिम्मत भी ना करें। और हुआ भी यही। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर सबमरीन्स को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप्स ने भारत की समुद्र सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं की। सोवियत यूनियन भारत की चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर चुका था। पाकिस्तान की हालत बुरी थी। अब पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो जाए, ताकि पूर्व पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा भी बना रहे और पाकिस्तानी आर्मी वहां से निकल भी सके। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण को मजबूर करने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पाकिस्तान में जो किया था, मतलब
3 लाख लोगों को मारा और 2 लाख औरतों की इज्जत लूटी थी, उसके बदले में पाकिस्तान की भी इज्जत उतारनी जरूरी थी और वो सिर्फ तब हो सकता था जब पाकिस्तान सरेंडर करे। इसके तहत भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष ने तुरंत ही पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी दे दी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना कमांडर जनरल ए नियाजी ने अमेरिका और चीन के दम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। उस वक्त तक भारतीय सेना ढाका को तीनों तरफ से घेर चुकी थी। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया अब युद्ध विराम नहीं, सरेंडर होगा। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तानी कमांडर ए के नियाजी ने पहले सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर पाकिस्तानी कमांडर ने अपना रिवॉल्वर भारतीय कमांडर के हवाले कर दिया। 93,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के चरणों में अपने हथियार डालते हुए वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर दिया। पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये ऐलान कर दिया, ढाका इज नाउ सीड कैपिटल ऑफ न्यू कंट्री बांग्लादेश। ऐसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान की इज्जत उतारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हिंदुस्तान के प्रति अपने प्यार को कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस करें और हमारे जवानों के बहादुर की इस कहानी को हर हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।